अपन को जो याद रखनी है बजट निर्माण में, ठीक है? तो अपन देखेंगे, एक तो संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। फिर एक है वार्षिक वित्तीय विवरण, कौन से अनुच्छेद में, 112 में केंद्र में। और राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष रखेगा संसद के दोनों सदनों में, और राज्यों में है 202 में। और राज्यपाल रखेगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल में, ठीक है? फिर अपन आगे चलते हैं। अपन को जो चीज याद रखनी है वो है कि एक जो इसका प्रारूप है बजट का, वो कौन रखता है? प्राक्कलन समिति के सुझाव से रखते हैं। और इस पे बहस कब होगी वो कौन तय करता है? सभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है? फिर अपन आगे चलते हैं। बजट के साथ अपन को कुछ दस्तावेज रखने होते हैं, तो संविधान के अनुसार तो रखते हैं अनुदान की मांग, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल और विनियोग विधेयक, ठीक है? तो तीन चीज रखते हैं, अनुदान की मांग, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक। और एफआरबीएम के एक्ट है उसके अनुसार रखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राजकोषीय नीति, रणनीति फ्रेमवर्क। तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक यानी स्मॉल लेवल पे, फिर रणनीति क्या होगी वो, और मध्य अवधि में समीक्षा विवरण। तो मध्य अवधि में क्या समीक्षा है? फिर अपन को याद रखना है कि विभागीय समिति जो जांच करती है बजट की, वो कब स्टार्ट हुई थी? 1993 में, उससे पहले नहीं थी, ठीक है? अनुदान की मांग को कोई नहीं चेक करता था। फिर अपन को एक चीज याद रखनी है, जो अनुदान की मांग है वो अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखी जाती है, लोकसभा में ही, ठीक है? और इस पे किस दिन बहस होगी, वो किस दिन पेश की जाएगी, ये कौन तय करेगा? ठीक है, ये अध्यक्ष तय करेगा। बस अपन आगे चलते हैं। फिर आगे चलने के बाद अपन को एक चीज याद रखनी है कि केवल कहाँ पे लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, राज्यसभा में नहीं की जा सकती। 112 में दिया है संचित निधि से भारित व्यय, तो इन पे ना तो अपन को संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता है और ना ही इनमें किसी प्रकार की कटौती होगी। फिर अपन आगे चलें कि अनुदान की मांग पे अगर वोटिंग अगर फेल हो जाए तो सरकार गिर जाती है, ठीक है? फिर अपन आगे चलें तो कुछ कटौती प्रस्ताव है, तो कौन कौन से हैं? अनुमोदन कटौती, इसमें क्या है? अनुदान की मांग 1 रुपए कर दी जाए, तो इसे नीति कटौती कहते हैं कि रुपये ही 1 कर दिया। फिर मितव्ययता कटौती, ठीक है? तो मितव्ययता में क्या है? मांग की राशि में से 1 रुपए कम करना है, तो मितव्ययता में तो 1 रुपए कम करते हैं सिर्फ। फिर एक सांकेतिक कटौती होती है, जो मांग की राशि 100 रुपए कम कर दी जाती है, ठीक है? बस ये है, तो सांकेतिक में 100 रुपए, मितव्ययता में 1। फिर आर्थिक कटौती होती है, एक निश्चित सीमा तक अपन मांग की राशि को कम कर देते हैं। फिर है विनियोग विधेयक, ये 114 में है, और मांग स्वीकृत हो जाने के बाद तुरंत लाया जाता है इसको लोकसभा में, और ये धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, विनियोग विधेयक, ठीक है? फिर जब तक ये पास नहीं होगा तो रुपए नहीं निकाल सकते। फिर आगे चले अपन, वोट ऑन अकाउंट क्या है? तो ये है संविधान के 116 में दिया हुआ है, और केवल व्यय पक्ष के लिए होता है, 2 माह के लिए होता है। 1/6 राशि इसमें दे दी जाती है, क्योंकि जब तक अपना बजट पूरा नहीं बनता, मतलब पास नहीं होता उस समय के लिए। फिर है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल, अनुच्छेद 110 में, और कौन कौन से कर लगाने, हटाने या माफ करने, उनसे संबंधित ब्यौरा होता है इसमें, और ये भी एक धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, ठीक है? और जैसे कि इसमें क्या कर सकते हैं, स्लैब में क्या परिवर्तन करना है, कोई आयकर की दर बढ़ानी है, कुछ चेंज करनी है, उसके बारे में बताते हैं इसमें वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल में। तो आगे फिर इसमें आगे चलें, एक अपन को याद रखना है, लेखा जोखा, अनुच्छेद 148, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है? और राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है रिपोर्ट। फिर है राजस्व लेखा, संसदीय जांच के लिए, तो संसदीय जांच के लिए कुछ समिति बनी हुई है, कौन कौन सी है? वित्तीय समिति, 3 पब्लिक अकाउंट, ठीक है? तो पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा समिति है, क्या करती है? इसका हेड तो होता है विपक्ष का नेता, और खर्च सही जगह किया है या नहीं उसकी जांच करते हैं। फिर एक प्राक्कलन समिति होती है, तो ये देखती है कि मांग, एस्टिमेट कमेटी, ये देखती है कि मांग सही है या गलत है, ठीक है? और एक होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये देखती है पीएसयू के कार्य कैसे कैसे चल रहे हैं, क्या, ठीक है? फिर आगे आगे चलते हैं अपन। अपन को यहाँ पे 2-3 फैक्ट याद रखने हैं, तो वो याद रखने हैं कि 19-20 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पे 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। 17-18 में पुनः शामिल कर लिया गया विवेक देबरॉय की समिति की सिफारिश पे। फिर 17-18 में ही पहले ये होता था, मतलब 28-29 फरवरी को होता था, परंतु अब ये 1 फरवरी को कर दिया है, ठीक है? और पहला पेपरलेस बजट था 21-22 का। बस इतना ही इसमें याद रखना है, और तो मैं याद नहीं रखूंगा। फिर है लोक वित्त, लोक वित्त में अपन को 2-3 चीजें याद रखनी है। तो पहले तो अपन को याद रखना है गैर योजनागत व्यय क्या होते हैं, और योजनागत, तो केंद्रीय योजनाओं में व्यय एवं राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों को दी गई केंद्रीय सहायता, उसको तो कहते हैं योजनागत, ठीक है? और गैर योजनागत होते हैं जो ब्याज, प्रतिरक्षा, सब्सिडी, वेतन, पेंशन इसके लिए दी जाए। तो अगर जो योजनाओं के लिए दी जा रहे हैं व्यय, ठीक है, तो वो तो क्या है? तो वो तो है योजनागत,
और अलग से दिए जा रहे हैं, वो सब क्या है, गैर योजनागत। ठीक है, अब अपन देखते हैं कर। कर में आते हैं आय। दो तरह के कर होते हैं। नहीं, पहले तो राजस्व। राजस्व की प्राप्ति कैसे होती है, कर से और कर भिन्न से। कर में आते हैं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इन सबको हटाते हैं, ये सब ने पढ़े हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आगे चलूंगा। राजस्व। राजस्व वह क्या होता है जिसमें एसेट क्रिएट नहीं होता और लाइबिलिटी भी कम नहीं होती, जैसे कि सरकार द्वारा चुकाया गया व्यय, रक्षा खर्च, पेंशन, ये करने ही है। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे करने ही करने होते हैं। केंद्र सरकार दिया गया अनुदान और वस्तु एवं सेवाओं की लागत। फिर पूंजीगत बजट। तो इसमें क्या होता है, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय होती है पूंजीगत बजट में। इसमें एसेट में कमी हो जाती है आय में, या फिर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और पूंजीगत व्यय में एसेट में क्रिएशन होता है या फिर लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो बस यही है। अ, अपन को जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। अपनी राजस्व आय ज्यादा है किससे, पूंजीगत आय से। तो अपनी राजस्व आय ज्यादा है पूंजीगत आय से। फिर अपना कुल बजट था 48.20 लाख करोड़ का, राजस्व आय है 31.29 की, तो 31.30 लाख की करोड़ की। ठीक है, फिर पूंजीगत आय कितनी, 16.91। तो अपन को याद रखना है टोटल बजट 48 का, राजस्व 31 का, पूंजीगत है 16 का। फिर करों में सर्वाधिक अपन कहाँ से कर रहे हैं, आयकर से कर रहे हैं। और रैंक देखें, आयकर, जीएसटी, निगम कर। फिर अगर अपन देखें, अगर राजस्व आय और पूंजीगत आय को मिला लें, तो अपना जो सबसे ज्यादा अपन सरकार कहाँ से ले लिए रुपए, तो उधार से अपने रुपए आ रहे हैं सबसे ज्यादा, अगर दोनों को मिला के अगर देखें। ठीक है, फिर रुपया कहाँ जाता है, तो सर्वाधिक जाता है अपना केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, और दूसरा जाता है ब्याज अदायगी में। तो पहला केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, और ये। और सबसे ज्यादा कर भिन्न कहाँ से आ रहा है, कर भिन्न आ रहा है सबसे ज्यादा लाभ एंड लाभांश से। फिर अपना राजस्व घाटा कितना है, तो 2.6 है, और ये अनुमानित है 1.8 का 24-25 में। तो 2.6 है और अनुमानित कितना किया है, 1.8 का। फिर आता है प्रभावी राजस्व घाटा, ये है 1.6 का, और अनुमान किया है 0.6 का। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिर है अपना राजकोषीय घाटा। तो इसकी अपन को जो डेफिनेशन याद रखनी है वो रखनी है। एक तो राजकोषीय घाटा बराबर राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर। तो क्या है, सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। फिर राजकोषीय घाटा को दूसरी तरह से रखेंगे, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस में राजस्व प्राप्तियां प्लस में देयताहीन पूंजीगत प्राप्तियां। और ये कितना है, ये है 5.6, और अनुमान कर रहे हैं अपन 4.9 का। ठीक है, तो अपन को बस ये याद रखना है। फिर अपन को एक चीज रखना है, निवल राजकोषीय घाटा यानी नेट फिस्कल डेफिसिट। तो ये होता है निवल राजकोषीय घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस में ऋण अदायगी। फिर है प्राइमरी डेफिसिट। तो ये क्या है, ये रहा है अपना 2% और रहेगा कितना, 1.4%। तो प्राथमिक घाटे कितना रहेगा अपना, प्राइमरी डेफिसिट 2 और 1.4 का अनुमान है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपन आगे चलें तो घाटे की पूर्ति अपन सरकार कैसे कर रही है, तो 1 अप्रैल 1997 से कर रही है। अपन कैसे, वेज एंड मीन्स सिस्टम के द्वारा कर रहे हैं, जिसमें जी सैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स अपन जारी करते हैं। ठीक है, फिर अपन को इसमें जो याद रखना है, राजकोषीय घाटा कितना है, 16,13,332 करोड़ का, सॉरी 16,13,312 करोड़ का। और ये 5.6 रहा है, और अनुमान है कितना रहने की इसकी, 4.9 की। ठीक है, तो 4.9 का अनुमान है। फिर अपन सब ज्यादा उधार कहाँ से लिखते हैं, तो बाजार से ले रहे हैं, उसमें भी कहाँ से, सरकारी बिल, सरकारी प्रतिभूति जी सैक और ट्रेजरी बिल से। ठीक है, फिर सेकंड पे है अल्प बचत प्रतिभूतियां, फिर है राज्य भविष्य नीतियां, और है आंतरिक ऋण। तो ये है सब ज्यादा बाजार से उधार ले रहे हैं। फिर अल्प बचत की अपनी जो है शॉर्ट टर्म। फिर अगला है राज्य भविष्य निधि, और फिर आंतरिक ऋण, और फिर आखिरी में विदेशी ऋण। विदेश से अपन बहुत कम ले रहे हैं। फिर अपन आगे चलते हैं, तो एफआरबीएम एक्ट आता है। ये 26 अगस्त 2003 को लागू हुआ था, नियम बनाए थे इसके लिए जुलाई 2004 में। ठीक है, और फिर आगे चलें तो ये अपने इसके कुछ उद्देश्य थे, इनको हटाते हैं। अपन को इस वक्त क्या याद रखना है, संसद में तीन चीजें क्या क्या रखनी होती है, वो एफआरबीएम के थ्रू आई थी। अपन ने देख लिया था मध्य अवधि का, और रणनीति फ्रेमवर्क, और मैक्रो इकोनॉमिक, वो सब हटाते हैं। आगे चलें तो कर्नाटक पहला राज्य था जिसने राज्य लेवल पे बनाया है इसको,
फिर राजस्थान ने कब बनाया था? 2005 में बनाया था। और इसमें क्या है, इसमें बोला था कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। तो सीधी बात है, उसने मना कर दी थी, जो आरबीआई है वो नहीं खरीदेगा इनकी प्राथमिक प्रतिभूतियों को। ठीक है, एक तो अपन ने बस ये चीज याद रखनी है। और फिर अपन आगे चले तो ये एन के सिंह की अध्यक्षता में वापस से बनी, क्योंकि ये अपने टारगेट्स अचीव नहीं हुए थे। तो उसके बाद तो इसमें सदस्य थे एन के सिंह, नंद किशोर सिंह और उचित पटेल, सुमित बोस, अरविंद सुब्रमण्यम, रतिन रॉय। इसने सिफारिश दी थी कि अपना जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो होना चाहिए 60, केंद्र 40, राज्य 20, राजकोषीय घाटा होना चाहिए 2.5 और राजस्व घाटा होना चाहिए कितना 0.8। और ये कब तक होने चाहिए, सब 2022-23 तक बताए थे। फिर उन्होंने बोला था एक राजकोषीय परिषद का गठन करना है, विषम परिस्थिति में छूट दे देंगे 0.5 की। पर वो विषम परिस्थिति क्या है? राष्ट्रीय आपदा, युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि में नुकसान, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल सुधार, फिर वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछले 4 तिमाहियों में कमी। तो इन सब की बात करी थी। तो अभी 22-23 तक करना था 2.5 और 0.8। फिर अपन आगे चलें तो लोक ऋण प्रबंधन प्राधिकरण पीडीएमए, इसकी बात करी थी किसने? बीएन श्री कृष्णा ने, कि जो लोक ऋण ले रहे हैं उसको आरबीआई उसको प्रबंध नहीं करे, ऋण ऋण को सरकार जो भी ले रही है उसको लिए अलग से बनाओ कमिटी। ठीक है, ठीक है, पर ये नहीं बना, ये प्राधिकरण लोक ऋण प्रबंधन प्राधिकरण बीएन श्री कृष्णा ने बोला था। फिर व्यय प्रबंधन, तो अगर जो व्यय कर रही है सरकार उसके लिए भी कोई आयोग बना दो। तो पर ये भी नहीं बना। ये किसने बोला था? डॉक्टर बिमल जालान ने बोला था व्यय प्रबंधन आयोग बनाओ। फिर राजकोषीय परिषद की बात करी थी एन के सिंह ने। तो इसमें बोला था एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे और दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। फिर ये पूरा सब कुछ बताएगा क्या क्या रखना है, पर ये भी नहीं हुआ था। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कुछ कर हैं, ये कर वर तो मैं नहीं देखूंगा, सीधा मैं चलूंगा काम का चीज जो मेरे को ठीक लग रहा है। कर बियोंसी क्या है? तो जीडीपी में 1% में वृद्धि से राजस्व में 1% की वृद्धि होती है। फिर कर विवर्तन, कर चुकाने का दायित्व किसी अन्य पर होता है। ठीक है, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? तो निर्यातक देश की वस्तु सेवा पर लगता है ताकि स्थानीय उत्पादों को सुरक्षित किया जा सके, मतलब दूसरे देश से जो आ रही है उन पर लगता है, अपने देश पर नहीं लगता। फिर प्रतिकारी काउंटर बिलिंग ड्यूटी क्या है? तो ये आयतक देश के उनको सब्सिडी दे देता है, अपने जो बनाने वाले हैं उनको। ठीक है, काउंटर बिलिंग में। फिर लेफर वर्क क्या है? तो दर, राजस्व की वो दर है और कर की वो दर है जिसमें मतलब इष्टतम अपन को राजस्व इकट्ठा होगा। ठीक है, फिर आरबीआई के लिए ट्रेजरी बिल्स क्या है? तो आरबीआई सरकार के लिए जारी करता है अल्पकाल के लिए जो ऋण चाहिए होता है उनके लिए। ये होता है 14, 18, 91, 182 और 364 दिन का। फिर टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स कर व्यय क्या है? तो संभावित कर राजस्व माइनस में वास्तविक कर राजस्व। ठीक है, फिर कर लोच क्या है? कर राजस्व में वृद्धि, कर दर में वृद्धि। तो कितनी कर राजस्व में वृद्धि हुई है अगर कर लोच कर दर में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये कर लोच। ठीक है, फिर आगे चलें अपन। तो कर टैक्स बियोंसी से कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें तो जीडीपी में 1% की वृद्धि उसकी बात कर रहे थे। फिर है अनुपातिक कर प्रणाली प्रोपोर्शनल, तो इसमें क्या है? परिवर्तन के साथ कर की दर में भी परिवर्तन ना हो, अर्थात कर की दर समान हो। ठीक है, आय में परिवर्तन के साथ। और फिर ये क्या है? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव में क्या है? आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि हो। और डिग्रेसिव क्या है? प्रारंभ में आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती हो लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद स्थिर हो जाती हो। ठीक है, तो ये अपन को याद रखने थे। अब आगे चलते हैं। जीएसटी, जीएसटी क्या है? जीएसटी में कुल कितने 17 तो केंद्र के हैं, टोटल 17 कर हैं जिसमें 8 केंद्र के, 9 राज्यों के हैं, उपकर हैं 23। और जीएसटी 15 अंक का होता है, 2 अंक शुरू के होते हैं राज्य के, फिर बाकी के 10 होते हैं पैन के। कनाडा से लिया है अपन ने और ये पैन कार्ड आधारित है ये जीएसटी। अपन को इसमें याद रखना है केलकर समिति ने सिफारिश की थी इसको अपनाने की। ठीक है, और 115 वाला संविधान संशोधन है उससे लाए थे पर लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, और इसका प्रारूप किसने बनाया था? इसका प्रारूप बनाया था असीम दास गुप्ता ने। तो केलकर की समिति पे और सिफारिश पे असीम दास गुप्ता ने इसका प्रारूप बनाया था। ठीक है, और ये आया कब था? 122वें आय विधेयक और 101वें संविधान संशोधन विधेयक से आया था। और लोकसभा से पास हो गया था, उनको हटाओ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 8 सितंबर 2016 को, और एक अधिसूचना हुई थी 16 सितंबर को।
8 8 दूनी 16 और लागू कब हुआ था पूरे भारत में? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, सर्वप्रथम किसी मतलब राज्य ने बनाया था SGST, वो कब बनाया? तेलंगाना ने। और राज्य सरकार ने अपने राजस्थान ने कब बनाया था? 3 नवंबर पे। वो बना था 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 2017 को बना दिया था। फिर अपन आगे चले तो इसके तहत अपन ने बहुत सारे बना चेंज किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो SGST, GST, SGST, IGST, CGST वो सब लाए, उनको हटाते हैं। इसके बाहर अपन ने क्या क्या रखे हैं? तो 3 चीजें रखी है। मानवीय नशीली शराब रखी है बाहर, एक रखा है सीमा शुल्क, फिर अपन ने कुछ पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको भी इसके बाहर रखा है। तो क्रूड ऑयल है, हाई स्पीड डीजल पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है और एयर टर्बाइन फ्यूल है। तो ये सब अपन ने इससे बाहर रखे हैं। फिर जीएसटी की कुछ विशेषताएं हैं। तो कैस्केडिंग को खत्म करता है क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। फिर ये सप्लाई कर है, ठीक है, यानी कि आपूर्ति कर है, क्योंकि सप्लाई पर लगाया जाता है ना कि प्रोडक्शन पे। फिर ये गंतव्य आधारित है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, जिस राज्य में पहुंचता है उसी को मिलता है। फिर मानवीय हस्तक्षेप से दूर है और ये निर्यात पर पूर्ण रूप से संग्रहित कर का रिफंड हो जाता है। मतलब जो अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर तो रिफंड हो जाता है पूरा। और यहाँ पे ये क्या है, ये इस पे क्या है ना, ये डबल टैक्सेशन की बात करता है, दोहरा कराधान है, क्योंकि इस पे एक दो दो टैक्स लगते हैं, CGST भी लग रहा है और SGST भी लगता है एक ही वस्तु पे, ठीक है। तो बस ये है इसकी कुछ विशेषताएं। फिर जीएसटी परिषद है, अनुच्छेद 279A(2) के तहत गठन किया गया है। और पहली बैठक सर्वप्रथम गठन तो हुआ था 12 सितंबर को, पहली बैठक थी 22 से 23 सितंबर को। तो ठीक है, तो वहां पे देख रहे थे ना, 8 को फिर 16 को मंजूरी दे दी थी, फिर 1 जुलाई को। पर उसी टाइम पे इसका गठन कर दिया था, उसमें बोला था कि 60 दिन के भीतर इसका गठन करेगा राष्ट्रपति। गणपूर्ति के लिए होने चाहिए आधे सदस्य, और उपाध्यक्ष तो होगा कौन से? राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उन्हीं में से। और निर्णय लिए जाते हैं 3/4 यानी 75% से लिए जाते हैं। केंद्र का है 33% और राज्यों का है 66.66%। तो बस इतना याद रखना है, आगे चलते हैं। फिर इसमें क्या है, इसके कुछ कार्य वार्य हैं उनको हटाते हैं। जीएसटी है ना, इसके कार्य क्या है, कार्य भी देख लेते हैं। कर निर्धारित करती है क्या निकालना है, जीएसटी में शामिल क्या करना है, बाहर निकालना है, थ्रेशोल्ड सीमा क्या है, और जीएसटी नियम। फिर थ्रेशोल्ड सीमा क्या है? तो ये वह सीमा होती है जो उससे कम टर्नओवर पर वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लागू होता। ठीक है, वर्तमान में वस्तुओं के लिए तो 40 लाख है और सेवाओं के लिए कितनी है? 20 लाख। ठीक है, तो जीएसटी थ्रेशोल्ड सीमा। और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें वस्तु के लिए 10 और सेवा के लिए नहीं, उत्तर पूर्वी हैं उनमें सेवा वस्तु के लिए 20 और सेवाओं के लिए 10। ठीक है, तो इनसे कम पे जीएसटी नहीं लागू होगा। तो जीएसटी कंपोजिशन योजना क्या है? तो ये छोटे व्यापारियों को जीएसटी भरने एवं कागजात भरने में समस्या होती है, उसके लिए कुछ रियायत दी गई है। तो साधारण राज्य के छोटे व्यापारी हैं उनको तो टर्नओवर 1.5 करोड़ हो उनको, और जो नॉर्थ ईस्ट है और जो उत्तराखंड को छोड़ के हिमालय वाले हैं उनमें 75 लाख। कंपोजिशन में जीएसटी ग्राहक से नहीं वसूला जा सकता और छोटे व्यापारी कम व एक समान दर पर जीएसटी टैक्स देते हैं। ठीक है, वर्तमान में 1% जीएसटी दर पर क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न भरना होता है। फिर अपन चलें, जीएसटीएन क्या है? तो ये नेटवर्क है, ठीक है, ये आईसीटी अवसंरचना को विकसित करने हेतु स्थापित किया गया था जीएसटी में। और इसमें केंद्र की हिस्सेदारी है 24.5%, राज्य की 24.5%, और 51% है ये गैर सरकारी वित्तीय, जो ये प्राइवेट बैंक और इनकी हैं। ठीक है, और जीएसटी पोर्टल किसने बनाया? इन्फोसिस ने। तो इसमें क्या है, रिटर्न दाखिल करेंगे, पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन, वही है और कुछ नहीं है जीएसटीएन। ई वे बिल 1 अप्रैल 2018 से लागू है। 50,000 से अधिक के मूल्य का अगर कोई चीज अपन भेज रहे हैं तो ई वे बिल की आवश्यकता होती है, और जीएसटी परिषद की 24वीं बैठक में इसको अपनाया था। फिर है क्षतिपूर्ति, जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए कंपनसेशन सेस। ये क्या है? जीएसटी राज्यों, ये जीएसटी अधिनियम 2017 में इसको पारित किया गया था, और ये था कि अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 2017 से 22-23 तक 5 वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य को 15-16 के राजस्व को आधार वर्ष मानकर 14% नाम मात्र की वार्षिक वृद्धि मानी जाएगी। ठीक है, तो हर साल 14% की वृद्धि होगी, ये मानेंगे हम 15-16 के आधार वर्ष से, और उनको उस हिसाब से कंपनसेशन देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोष बनाया था ये। और क्षतिपूर्ति उपकर कहाँ से, इसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो सिन गुड्स पे लगा दिया है, लग्जरी गुड्स पे लगा दिया है, तंबाकू से जुड़ी चीजों पे लगा दिया है। तो बस यही है, फिर आगे चलते हैं।
अब जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, ठीक है, तो नवंबर 2017 में स्थापित की गई थी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है ये, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जीएसटी तो कम रहती है पर है ना विक्रेता इसका फायदा नहीं देता ग्राहक को। तो जीएसटी मुनाफा रोधी प्राधिकरण। फिर जीएसटी ई इनवॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है। जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में ली गई थी। 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है या फिर बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें ई इनवॉइस जारी करना बहुत जरूरी है। जिनको जिनका टर्नओवर है 5 करोड़ और बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करते हैं चीजों को। फिर QRMP तो क्वार्टर रिटर्न मंथली पेमेंट, तो रिटर्न तो भर दो क्वार्टर में और मंथली पेमेंट कर दो। ये जीएसटी की 42वीं बैठक में लिया था। छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है इस योजना में शामिल हो सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है। टैक्स मासिक आधार पर और चालान चालान से जमा करवा सकते हैं, ठीक है, और रिटर्न है ना क्वार्टरली भर सकते हैं। सीधी बात तो ये है। फिर एक है जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल, तो ये 49वीं बैठक में लिया था इसको। या द्वितीय अपील कर सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य अगर जीएसटी में कोई विवाद है तो यहाँ पे द्वितीय अपील की जा सकती है। और ये कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। और अभी इसका जो नया अपन ने इसका हेड बनाया है, इसको देखेगा ना अपील ट्रिब्यूनल में कोई सुनेगा तो वो कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं, सेवानिवृत्त हैं ये। अभी 24 मई 2024 को ही बनाया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी फिर इसकी 54वीं बैठक हुई है। अभी इसकी लेटेस्ट मीटिंग हुई है जीएसटी की 54वीं। उसमें क्या हुआ था, जो कैंसर की दवाएं जैसे ट्रेस टूजुमेब, डेक्स्ट्रिन, फिर ओसिमोटिनिब, ड्रवालुमेब, इन पे है ना जीएसटी दर 12 से 5% कर दी है। धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर रिवर्स सर्विस चार्ज मैकेनिज्म लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो ये दो काम किए गए। धातु स्क्रैप पे रिवर्स सर्विस चार्ज मैकेनिज्म लागू किया जाएगा और कैंसर की दवाएं उन पे जीएसटी कितनी करती? 12 से घटा के करती है 5%। तो बस ये अभी हुआ है। फिर आगे चलते हैं। अगला है केंद्रीय बजट। अब बजट में देखें तो अपना कुल बजट था कितना? 48 लाख करोड़ का था, 48.21 लाख करोड़ का। और वास्तविक व्यय में तो वृद्धि हुई है, उसको हटा दो। पूंजीगत व्यय अपना कितना है? 11,11,111 करोड़ का है, जो जीडीपी का कितना है? 3.4%। फिर पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है कितने की? 16.9 की। और राजस्व व्यय वो है कितना अपना? ये इसको हटाओ। फिर सर्वाधिक व्यय अपन ने कहाँ पे किया है? सर्वाधिक व्यय अपन ने जो ये राजस्व व्यय करते हैं उसमें रक्षा में किया है, ठीक है। और ऋण को छोड़कर अपनी कुल प्राप्ति कितनी है? अगर ऋण को हटा दे तो वो है 32.07 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। फिर अपन आगे देखें तो राजकोषीय घाटा अपन ने देखा था इतना, अपन ने लक्ष्य लिया है 4.9 का और अभी है 5.6। फिर राजस्व घाटा का लक्ष्य अपन ने रखा है कितना? 1.8 का, जो कि अभी कितना है? 2.6। फिर अपन देखें सरकार का लक्ष्य है घाटे को अगले साल इनको हटाना है। फिर आगे चलें तो कोर मुद्रास्फीति है। कोर मुद्रास्फीति जिसमें गैर खाद्य और गैर ईंधन वाली होती है, ठीक है, जो इनका इफेक्ट नहीं लेते, वो कितनी है? 3.1। और जो अपन ने राज्य को हस्तांतरित किए हैं कुछ रुपए, ठीक है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपन ने 23,48,980 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगी सरकार, ठीक है। तो बस वही है। और इसमें भी जो इतने हैं, कितने 12, ये तो अपन को कहाँ से करेंगे? केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में करेंगे। 12 लाख और ये 47,221 करोड़ रुपए तो। और उसमें भी 11 लाख और 1,769 करोड़ ये अनुदान में देंगे हम। तो हम राज्य को कितने देंगे? 23,48,000, बस इतनी ही है। तो हम उसमें वृद्धि बता रहे हैं कि हमने अब 11.9% की वृद्धि कर रही है राज्य को हस्तांतरण में भी, ठीक है। फिर इस वाले बजट में हमने 9 प्राथमिकताएं बताई है, ठीक है, जो कि कौन कौन सी हैं? कृषि में उत्पादक व अनुकूलियता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन, वही निर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा अवसंरचना, ये सब है। अब इनमें देखते हैं सबसे पहले अपने आगे चल के। तो पहली आती है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलियता बढ़ानी है, उसके लिए क्या करेंगे? तो कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र हैं उनमें हमने 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। और उसमें खेती बाड़ी के लिए अपन ने 32, कृषि और बागवानी के लिए 109 उच्च पैदावारी अपनी किस्में बना रहे हैं। तो कृषि के लिए तो अपन ने कितनी? 32 और बागवानी के लिए 109 उच्च किस्में अपन ने बनाई हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे?
अपन प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के लिए जो 2 वर्ष है उसमें 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 करोड़ किसानों को अपन क्या करेंगे, प्राकृतिक कृषि से जोड़ देंगे। फिर आगे चलें अपन 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित करेंगे, ठीक है, प्राकृतिक खेती के लिए। और डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाएंगे 3 साल में, ठीक है। फिर आगे चले, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री पैकेज लाए हैं अपन, जो रोजगार संबंध योजनाओं के लिए हैं। 3 योजनाएं, योजना क जो कि रोजगार पाने वालों के लिए, को योजना ख है विनिर्माण में रोजगार सृजन करने के वालों के लिए, और एक है नियोक्ताओं की मदद करने के लिए। फिर हम करेंगे जैसे रोजगार में महिला कार्य कर रही हैं तो उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हम क्रैच बनाएंगे वहां पे ही। फिर कौशल विकास में कैसे करेंगे, तो कौशल विकास के लिए अपन जो प्रधानमंत्री पैकेज है उसमें 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल देंगे और 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत। और योजना और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का ऋण देंगे, ठीक है। फिर अपन लाए समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की कुछ योजनाएं। तो जैसे कि पूर्वोदय, ये क्या है, सरकार की पूर्वोदय पहल है। इसका उद्देश्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में मानव संसाधन विकास बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना। फिर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का निर्माण विकास करना है। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं चलाएंगे अपन। फिर पौती में 2400 मेगावाट का एक नया विद्युत संयंत्र भी शामिल है जिसमें, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाए, ठीक है। तो उसमें क्या है, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे बनाएंगे कहाँ पे, कोपार्थी में। और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे का बनाएंगे और वाक्कल क्षेत्र है उसमें। फिर महिलाओं के नेतृत्व के लिए क्या करेंगे, नेतृत्व विकास के लिए यहाँ पे हमने कुछ रुपए आवंटन किए हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लाए हैं। तो इसमें सामाजिक आर्थिक विकास में 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजाति लोग लाभार्थी होंगे इसमें। तो कितने, 5 करोड़ जनजाति और 63,000 गांवों में। फिर एक है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बैंक शाखाएं कितनी खोलेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोलेंगे। फिर अगला आता है विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में अपन क्या करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो एमएसएमई है उनको बिना किसी गारंटी और गिरवी रखे मशीनी उपकरण खरीद के लिए अपन उनको आवधिक ऋण उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। फिर मुद्रा लोन है, तो उसमें जो तरुण श्रेणी के लोन है उनको अब 10 लाख से 20 लाख कर देंगे। फिर ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए अधिक संभावनाएं करेंगे, जिसमें जो कारोबार की सीमा है उसको अपन 500 से घटा के कितना करेंगे, 250 कर देंगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में। फिर जो फूड इरिडेशन गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां बनाएंगे, ठीक है। तो 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाइयां स्थापित करेंगे। फिर ई कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाएंगे, तो कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी पीपीपी मोड पे बनाएंगे ई कॉमर्स निर्यात केंद्र। फिर है महत्वपूर्ण खनिज मिशन। तो महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए चलाया जाएगा ये। फिर खनिजों का अपतटीय खनन करेंगे, अपतटीय ब्लॉक की नीलामी करेंगे, ठीक है, बस यही है। फिर शहरी विकास में कैसे करेंगे, तो आवागमन उन्मुखी विकास करेंगे, जो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। तो राजस्थान का तो एक ही है ऐसा, तो जयपुर, ठीक है। शहरी आवास में देखें तो 30 लाख से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अपन इसको चलाएंगे। फिर स्ट्रीट मार्केट में क्या है, अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट बनाएंगे और लागू मतलब विकास करेंगे। फिर ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो ऊर्जा में अपन को एक तो याद रखना है, पंप स्टोरेज पॉलिसी लाएंगे, ठीक है। और क्या है, छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास करेंगे। उन्नत अल्ट्रा सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट लगाएंगे। तो ये कहाँ पर है, उन्नत अल्ट्रा सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट का प्रयोग करके 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच में एक उद्यम प्रस्ताव हुआ है, ठीक है। फिर यही अपन को याद रखना। आगे चलें, अवसर रचना के क्षेत्र में क्या करेंगे,
तो पूंजीगत व्यय के लिए अपन ने 11,11,111 करोड़ रुपए, जीडीपी का 3.4% का प्रावधान रखा है। फिर राज्यों सरकारों द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए अपन राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घ अवधि का ऋण प्रावधान देंगे। फिर एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो उसका जो फेज कौन सा है, 4th, उसको स्टार्ट करेंगे। फिर सिंचाई और बाढ़ पर उप मिशन है, इनको हटाओ। इसके लिए क्या है, बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना है ये। फिर आगे चले तो कोची मेची अंतरराज्यीय लिंक, ये कहाँ पर है, बिहार में। फिर पर्यटन में जैसे विष्णुपद मंदिर गलियाला, महाबोधि मंदिर गलियारा, राजगीर का व्यापक विकास करेंगे। ओडिशा के जो मंदिर हैं उनका विकास करेंगे। फिर प्राथमिकता 8 है नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में, तो एक हम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाएंगे, ठीक है, अनुसंधान और इनके विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। फिर एक वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ का वित्तीय पूल बनाएंगे। फिर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि बना रहे हैं। तो 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ की। फिर अगली पीढ़ी के सुधार के लिए अपन ने तो ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य किए हैं, जैसे डिजिटलीकरण कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, भूमि रजिस्ट्री कर रहे हैं, कृषक रजिस्ट्री बना रहे हैं। फिर शहरी भूमि के संबंध में अपन जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए क्या कर रहे हैं, ई श्रम पोर्टल से अन्य पोर्टलों को जोड़ रहे हैं। फिर है एनपीएस वात्सल्य, तो ये क्या है, नाबालिगों के माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु एक योजना है, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर में सुधार करेंगे, यही सब है। फिर विवाद से विश्वास, तो ये सब है, टाइम पास है।